नमस्ते दोस्तों। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुकी है ग्रीशा जी। ग्रीशा जी एक प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर है और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम योगा की सिर्फ योगासन के बारे में ही नहीं बल्कि कई लेवल्स पे बात करेंगे, जैसे योग कैसे हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक स्तर पर प्रभाव डालता है। आज के इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। रीशा जी, वेलकम टू हितेश क्लास चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आप एक बहुत ही खूबसूरत कार्य कर रहे हैं, योगा जैसा अनमोल उपहार लोगों तक पहुंचाने का। योगा खुद भारत के द्वारा विश्व में बताया गया मानव कल्याण के लिए है और आप उसी भेंट को लोगों को पहुंचा रहे हैं, सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपका। तो ग्रीशा जी, जब हम योगा शब्द सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये आसनों के लिए है या मेडिटेशन के लिए है, या फिर यह आ जाएगा कि एक जनरल फिटनेस या भारत, यह चीजें होती है। पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि योगा इन सबसे कहीं ज्यादा डीप मीनिंग रखता है। यह हमारे एंसेस्टर्स भी हमें बता के गए हैं, जैसे कि पतंजलि जी द्वारा दिया गया पतंजलि योग सूत्र, श्री भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया भगवद गीता। उसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ योगा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर योग की क्या ताकत है। तो अगर हम उन टेक्स्ट की बात करें और हमारी उन सारे स्क्रिप्चर्स को समझे तो आखिर योग है क्या? बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है हितेशिका जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और हम इस मेरे फेवरेट टॉपिक पे कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में बात करके, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली यंग जनरेशन को और पीपल जो कि मेरी एज में है स्पेशली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, अपनी एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ, माइंड के साथ। उसे समझने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हमेशा इधर उधर नॉक करके दरवाज़ों पे जवाब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि जवाब हमारे अंदर है। तो जब हम योगा की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो योग और ये जो मैंने बात कही कि जवाब हमारे अंदर है, इनका एक बड़ा खूबसूरत सा रिलेशनशिप है। सो अगर आप क्योंकि आपने पतंजलि जी की बात करी, आपने गीता की बात करी, तो दोनों में ही बड़े अलग अलग तरीके योग के लिए बताए गए हैं। अगर मैं पतंजलि जी की बात करूं तो उन्होंने उनकी जो पूरी फिलॉसफी है वो सांख्य योग पे बेस्ड है, यानी ऐसा योग जो फॉलो करता है पुरुष और प्रकृति का फॉर्मेट। ठीक है, पुरुष प्रकृति का क्या है कि हम ये फॉर्मेट ये बताता है कि योग जो है इट्स अ यूनियन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, यानी जो आपकी कॉन्शियसनेस है और जो आपकी भौतिक बॉडी है, यानी आपकी जो फिजिकल बॉडी, आपके थॉट्स हैं, आपके माइंड है, और जो आपकी कॉन्शियसनेस है जो हमेशा आपके पास है, जिसे हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी या वन कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। कहते हैं हम प्रभु का अंश हैं, तो वो प्रभु इज़ दैट वन कॉन्शियसनेस जिससे हम सब ने जन्म लिया। तो उन दोनों के मिलन को योग कहते हैं। योग यानी युज संस्कृत में हम बोलते हैं, और उसका मतलब होता है यूनियन, यानी हमारे भौतिक शरीर का और हमारे विचारों का, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का मिलन, हमारे सेल्फ से हो जाना, हमारे कॉन्शियसनेस से हो जाना ही योगा है। और जो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, जो कि हम आगे बात करेंगे, अष्टलिप की, ये तरीके हैं इस यूनियन को इस्टेब्लिश करने के। तो ये कम से कम ये बहुत अच्छी बात है कि जब लोग योगा की बात करते हैं तो वो आसन की बात करते हैं, या वो अब लोग प्राणायाम की बात भी करने लगे हैं। नहीं तो अक्सर मैं सुनती आई हूँ कि लोग कहते हैं कि आप योगा कराते हो पर क्या आप मेडिटेशन भी कराते हो? तो हमें ये समझना अनिवार्य है कि मेडिटेशन भी योगा का ही पार्ट है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। तो योगा इज़ अ यूनियन कि मैं अपने आप को अपनी कॉन्शियसनेस में कैसे इस्टेब्लिश करूं, मैं कौन हूं, ये सवाल का जवाब है योगा।
तो जब हम अब ये कहते हैं ना कि जगह जगह सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, इन सब चीज़ों के जवाब आपके अंदर है, उस कॉन्शियसनेस में है जिसके साथ आपने जन्म लिया है। तो उस कॉन्शियसनेस से आपका यूनियन ही योगा है, कि एक ऐसी विजडम को अनलॉक करना जो आपके भीतर ही है, जो आपको सारे जवाब देने की क्षमता रखती है, और आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करके कैसे बड़ा कर सकते हो, कैसे बाहरी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो होती है योगा की पावर। तो जब आप अपने सेंटर में इस्टेब्लिश हो जाते हो, यानी जब आपने मन को घर ले आते हो, जो आपका शरीर है, आपका मन तो उधर अक्सर नहीं रहता है। देखिए, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप कार्य तो कर रहे हैं फिजिकली, पर मन हमेशा यहाँ है। तो ये मन की वृत्तियाँ हैं जो पतंजलि जी ने बताई। उन वृत्तियों का निरोध करके, उन वृत्तियों को ख़त्म करके, जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं हमारे में, उनको ख़त्म करके जब आप मन को वापस उसके घर में इस्टेब्लिश कर देते हो, उसे योगा कहते हैं। इट्स जस्ट अ यूनियन ऑफ योर कॉन्शियसनेस एंड योर भौतिक बॉडी, विच इज़ पुरुषा एंड प्रकृति। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो योगा की फाउंडेशन है, जिस पे सारी प्रैक्टिसेस इन्हीं दोनों चीज़ के ऊपर इस्टेब्लिश्ड है, जिसे हम ईड़ा पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। अगर हम थोड़ा और प्राणिक लेवल पे बात करें तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ है जो, और अंडरस्टैंडिंग है जो हर किसी को होनी चाहिए जो भी अपनी योगिक जर्नी शुरू करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट योगा इज़, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑफ द गॉड, and removal of all the ignorance. That's what yoga is on a spiritual level. अमेजिंग। तो आपने बताया कि पतंजलि जी क्या कहते हैं, और तभी आपने बताया था कि उसमें अष्टांग पतंजलि जी बताते हैं योग में 8 limbs ऑफ योग, तो वो क्या होता है? 8 लिंक्स, सबसे पहले तो नमन मेरा पतंजलि जी को, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो महाभाष्य ले लो, चाहे आप योग सूत्र ले लो, या आयुर्वेद ले लो, वो बहुत ही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है। तो जब आज से लगभग 5000 पहले योगा इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था, उस समय में हमारे भारत में ना एक बहुत अच्छी बात है, जब दर्शन भी बनाए गए थे, फिलॉसफीज़ बनाई गई थी, तो लोगों को सोचने की पूरी फ्रीडम थी, और लोग भर के सोचते थे, जो कि आज हम सबको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए हमारे देश में इतने दर्शन बने, 6 दर्शन बने, फिर 3 और दर्शन बने, 9 दर्शन बने, योग बना। इसलिए इतनी ज़्यादा विजडम इंडियन कल्चर में है, क्योंकि सब बहुत सोचते थे, और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच रखी हमेशा थिंकिंग में इंडिया के कल्चर में। तो आप देखोगे कि ये दर्शन किसी ने बनाया, फिर उस पर इम्प्रोवाइजेशन हुई, फिर उस पर इम्प्रोवाइजेशन, तो हर किसी ने अलग अलग एंगल से सोचा कि ये जीवन क्या है, और हर एंगल में ब्यूटीफुल चीज़ें हमें बताई कि आप ये कर सकते हैं, ये रास्ता चूज़ कर सकते हैं। बड़े सारे रास्ते बनाए मोक्ष प्राप्त करने के, या जीवन को समझने के, आप भगवान को समझने के। तो ऐसे ही ना बहुत सारे जब प्रैक्टिस योगा की एस्टैब्लिश हुई, तो बहुत सारे गुरुओं ने उन पे काम किया है, एंड इट वाज लिटिल स्कैटर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। बड़ी अलग अलग फिलॉसफीज, अलग अलग टीचिंग्स हुआ करती थी। तो पतंजलि जी ने सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन हमें दिया कि एक सब कंपाइल किया इन चीज़ों को, सूत्र बनाए, 196 सूत्र बनाए छोटे छोटे। और वो छोटे छोटे सूत्र इसलिए उस समय में लिखा नहीं जाता था, उस समय में बता के या श्रवण की जो प्रैक्टिस जाती थी, बताया जाता था, बोला जाता था, बोल कर इस छोटे। तो आप ग्रामर अगर देखोगे तो सूत्रों में आपको ग्रामर नहीं समझे, आपको थोड़ा सा हे वायर्ड लगेगा, लेकिन वो सूत्र बने इसलिए थे कि आसानी से बोल के बता दिए जाए। तो इसमें उन्होंने इसको बेसिकली बनाया इसलिए कि उसको कंपाइल किया और एक सिस्टमैटिक वर्जन बनाया हम जैसे लोगों के लिए, जो इसे समझ पाए। कुछ काफ़ी साल पहले ये थोड़ा लॉस्ट भी हो गया था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने इसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया था, पतंजलि योग सूत्र को, और वहाँ से फिर जो चलन चला तो सब इसे फॉलो करने लगे। तो आपका जो सवाल है कि ये क्या है, तो पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने 4 भाग बनाए, 4 पाद बनाए जिसे बोलते हैं, या 4 चैप्टर्स बनाए। तो सबसे पहला चैप्टर उन्होंने समझाया कि समाधि पाद, कि समाधि है क्या, समाधि क्यों चाहिए जीवन में, समाधि का रोल क्या है। समाधि यानी
एक एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे आप यूनियन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे आप अल्टीमेट लिबरेशन सकते हैं फ्रॉम योर कार्मिक लाइफस्टाइल, आप जो भी आप कह रहे हो कार्मिक साइकिल कह लो, या आपकी जो मन की वृत्तियाँ हैं उनसे। सो दूसरा पार्ट जो उन्होंने भाग जो उन्होंने बनाया वो था कि साधना पाठ, साधना यानी अभ्यास। तो अब आपने समाधि समझ ली, अब इसका अब कि अब आपने अभ्यास कैसे करना है। जो आप 8 लिम्ब की बात कर रहे हैं वो दूसरे पार्ट में आता है, जहाँ साधना यानी डिसिप्लिन या अभ्यास की बात हो रही है। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट जो उन्होंने बताया वो विभूतिपाद। विभूतिपाद होता है मैनिफेस्टेशन पावर। जब आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते करते यू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे आप सटल रियलाइजेशंस करना शुरू कर देते हैं। फिजिकल से ग्रॉस से आप सटल की तरफ जाना शुरू करते हैं, यानी भौतिक से आप आध्यात्मिक ये रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। तो बहुत सारी आपको रियलाइजेशन होती है। तो विभूति पाद इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डिवाइड है अष्टनेमिस में। और लास्ट है केवल्या। केवल्या इज़ अल्टीमेट लिबरेशन, अल्टीमेट मोक्ष है जिसे हम बोलते हैं। अब हम अगर आसान शब्द में इसे समझना चाहें तो मोक्ष केवल्या पाद उसके बारे में बताता है कि कैसे अपने आप को। तो अगर मैं खाली 8 लिम्ब की बात करूं, बड़ा ही ब्यूटीफुली सिस्टमैटिक वर्जन पतंजलि जी ने हमें दिया है। उन्होंने हमें बताया है कि ये 8 लिम्ब आप कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने आप को कंप्लीट योगिक पाथ में इस्टेब्लिश करने के लिए। जो शुरू होता है आसन से, सॉरी यम से। तो यम नियम ये दोनों जिसे हम कहते हैं एथिक्स और मॉरल, ये 2 चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन में सबसे पहले आती हैं। कि यम 5 तरीके के उसके सब पार्ट हैं, नियम के 5 पार्ट हैं। तो यम के आपके 5 पार्ट हैं जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं। आपका अहिंसा, देन उसके बाद आता है आपका सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रियग्रह। बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। सोशल लाइफ आप कैसे जिए? हाँ, तो आपकी सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए जीवन में, आपका स्वभाव आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसा होना चाहिए। आप नॉन वायलेंस करें, ट्रूथफुलनेस प्रैक्टिस करें, आप नॉन स्टीलिंग करें, किसी से कुछ चुराए ना, चाहे वो थॉट्स क्यों ना हो, चाहे किसी की कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ फिजिकल चीज़ ही चुराई जा सकती है। आप किसी के आइडियाज़ चुरा रहे हैं, आप किसी के आइडियोलॉजीज चुरा रहे हैं, या आप इस तरीके की, तो हर लेवल की स्टीलिंग को उसमें बताया गया कि यू शुड नेवर डू दैट। ब्रह्मचर्य यानी थोड़ा सा चैस्टिटी यानी सेसेशन करें अपनी। जो ब्रह्मचर्य टिपिकली हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि ब्रह्मचर्य इज़ अबाउट सेसेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम सेक्शुअल एक्ट, बट ऐसा नहीं है। आपकी सेंसेस की एक्स्ट्रा इंडल्जेंट, ओवर इंडल्जेंस आपकी जो सेंसेस की है वो भी कम करें। तो चाहे वो भोजन हो गया या ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जो आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं, जैसे सेक्स इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़, उसे पहले तो कम कीजिए। देन उसके बाद अप्रियग्रह आता है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं यम के अंदर आती हैं। और नियम ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन, कि मैट को छूने से पहले ये चीज़ें आप समझ लें तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम जब योगा करने के बारे में सोचते हैं तो फटाफट से अच्छे से कपड़े लेते हैं और मैट रोल करते हैं, लेकिन हमें ये समझना अनिवार्य है कि आपका भाव क्या है उस मैट पे आने से पहले। वो ही डिसाइड करेगा कि आप क्या सीखने वाले हो। यदि आपका मन रह गया मैट के बाहर और आपका भौतिक शरीर वहाँ आ गया तो कहीं ना कहीं अभ्यास अधूरा है। इसलिए यम नियम पहले आते हैं। नियम के अंदर शौच, संतोष। शौच यानी क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस केवल फिजिकल बॉडी की नहीं, आपके थॉट्स की, आपके मन की इंटेंशन सेटिंग यहाँ पे ही आती है कि आपका भाव क्या है जब आप मैट पे आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ संतोष यानी कंटेनमेंट, कि मेरे पास जो है आज मैं उसमें खुश हूँ। कल मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भी मैं खुश हूँ। और कंटेंटमेंट ना, इस बात को समझिए कि योगाभ्यास में ना बहुत ही अनिवार्य है कंटेनमेंट। खाली जीवन में नहीं, आपकी जो योगा की प्रैक्टिस है, कई बार अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं ये आसन इतने समय से अभ्यास कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट मैं अचीव नहीं कर पा रही। वो इसलिए क्योंकि मन तो आपका अचीवमेंट पे लगा हुआ है, जो जर्नी है उस पर ध्यान ही नहीं है। इसी कारण संतोष नहीं है कि मैं बस ये अभ्यास करूं, इसमें अपने आप को पूरी तरीके से लीन कर दूं और जो होगा सो होगा।
वो भाव अगर आप लाओगे तो आप देखिए कि आप जितना सोच भी रहे थे या कभी आपने सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा आप गेन करेंगे, ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। सो संतोष यहाँ पर आ जाता है। सोच, संतोष और तप। तप आजकल के लोगों के लिए, अगर मैं योगा में तप की बात करूँ तो सुबह उठ के डेली मैट पे आ जाना ही तप होता है, देखा जाएगा तो। तपस यानी तपाना, अपने शरीर को, अपनी मन बुद्धि को कैसे हम तपाएं कि हम आगे बढ़ पाएँ इस चीज़ से। हम ये जो कफ की जो साइकिल है, जो ये तमस की साइकिल है, इसे ब्रेक करके कैसे बाहर निकले सत्वा की ओर। तो तप, स्वाध्याय जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। खुद को पढ़ना, खुद को समझना कि मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं खुद को इवैल्यूएट कर रही हूँ। अच्छा, हम इतना एक्सटर्नलाइज रखते हैं अपने आप को कि हम हमेशा दूसरों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं अपने जीवन में ऑल द टाइम, या तो सिचुएशन को, या लोगों को, या होने वाली चीज़ों को, लेकिन हम खुद को बहुत कम इवैल्यूएट करते हैं। खुद की इवैल्यूएशन हम दूसरों से कराते हैं कि आप, है ना, वैलिडेशन जिसे कहते हैं, हम सीख कर रहे होते हैं। तो स्वाध्याय कहता है कि सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडीज़ बहुत अनिवार्य है। जब तक आप सेल्फ स्टडी, जैसे कि मैं एक आसन में आई, एक टीचर मुझे देख सकता है क्या, पर टीचर वो महसूस कर सकता है जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैं क्या महसूस कर रही हूँ, ये स्वाध्याय मुझे ही करना है। क्या जो टीचर बता रहे हैं वो मैं महसूस कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ये होता है स्वाध्याय। और स्वाध्याय आपके जीवन में भी होना चाहिए, ना केवल मैट के ऊपर। लास्ट होता है नियम के अंदर ईश्वर प्रणिधान। तो क्या होता है कि योगा में जब आप ग्रो करने लगते हैं, जब आप ग्रॉथ से सटल जाने लगते हैं ना, तो आपकी बॉडी में एक बड़ा ही अद्भुत सा तेज प्रोड्यूस होने लगता है। और वो, उसको आप वाइब्रेशन कह लो, ऑरा कह लो, एक बड़ी सात्विक वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती है। यू बिकम वेरी अप्रोचेबल पर्सन। एंड इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग आर अट्रैक्टेड टू यू, they want to talk to you somehow. They will see you and they will feel like she will have or he will have answers to my question. I want to meet this person. Who is he or she? तो ऐसा बहुत होता है कि आध्यात्मिक जर्नी पे जब आप बहुत ग्रो करने लगते हो और जब आपके अंदर वो ठहराव आ जाता है, तो बहुत से लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं या आते हैं, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी जो हमारी फॉल्स ईगो है, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाती है। वो हम कहीं ना कहीं अपने आप को हम थोड़ा सा ऊपर समझने लगते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है, जो मैं समझ पाई हूँ, कि ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडर और डिवोशन टू हायर कॉन्शियसनेस। हमेशा ये सोचना, हमेशा ये मानना कि ये मैं कर नहीं रही हूँ, ये मुझसे कराया, और मैं केवल मात्र एक कहते हैं ना कि किसी आर्टिस्ट के हाथ की पेंसिल हूँ। आई एम नॉट द आर्ट एंड आई कैन नॉट क्रिएट इट अनलेस द आर्टिस्ट होल्ड्स मी एंड क्रिएट्स दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सो ऑलवेज सरेंडर टू द डिवाइन थिंकिंग दैट यू आर दैट पेंसिल, दैट ब्रश दैट द आर्टिस्ट इज होल्डिंग। सो एक वो सरेंडर हमेशा इन हायर बीइंग शुड बी देयर। तो ये यम और नियम है। फिर आता है आसन। सो जब आप इसको समझें थोड़ा सा, पैरेलली आप आसन शुरू करो। इसकी समझ के साथ जब आप आसन करेंगे तो आप देखना, आपको आसन फिजिकल से बहुत ज़्यादा महसूस होगा। आपको लगेगा कि आसन अपने आप में एक ध्यान है। आसन, उसके बाद आता है कि आप अपने शरीर को उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो आने वाले समय में होगी जब आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बढ़ाएंगे, तो अगर आपका वेसल यानी जो आपका शरीर है वो इतना काबिल नहीं है कि वो उत्पन्न होने वाली एनर्जी को कंटेन कर पाए, तो बहुत बार ऐसा हो कोलैप्स कर सकते हो। तो आपका शरीर सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है जिसके थ्रू आप इस यूनियन को इस्टेब्लिश करोगे। हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को कहते क्या है जीवन, इस जीवन के माध्यम से ही तो आप मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला ही ना होता तो क्या हम इस बारे में सोचते, तो यदि आप किसी जानवर के शरीर में पैदा होते तो क्या मोक्ष, क्या उनका पेट भर जाए, उन्हें नींद आ जाए, वही बहुत है। तो आप समझिए कि देयर इज़ अ बिगर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी बॉर्न एज ह्यूमन। सो आसन। फिर आता है प्राणायाम। जब तक आपकी बॉडी यानी आपके शरीर में जो ब्लॉकेजेस हैं, जिसे हम कहते हैं वाइटल एनर्जी फोर्स की जो ब्लॉकेजेस हैं,
हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं विद द लाइफस्टाइल दैट वी लिव, वो अगर नहीं खुलती, जो कि खुलती हैं आसन करने से। फिर आप प्राणायाम, जब वो ब्लॉकेजेस खुली और आपने प्राणायाम करा तो पूरी ऊर्जा के साथ प्राण आपकी बॉडी में ट्रैवल करता है, आपके सेंसेस को जैसे कहते हैं विड्रॉ करने में मदद करता है। फिर आता है प्रत्याहार, यानी अपनी सेंसेस को विड्रॉ करना। शिव जी को देखा है जब वो ध्यान कर रहे होते हैं, कुछ भी चल रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, ही इज़ अनडिस्टर्ब, क्योंकि उन्होंने अपनी सेंसेस को इंटरनलाइज किया है। सेंसेस एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप इन सेंसेस को इंटरनलाइज कर देंगे तो आप अंदर की दुनिया देखना शुरू कर देंगे, एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। आई विश आई तो हैड द आप थोड़ा वर्ड्स। और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम कैसे हमारे सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं? 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना, आप यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना? यस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, देखिए जब मैं अपनी आँखों से कुछ देखती हूँ, ठीक है, आँखों से देखने के बाद उसका इम्प्रेशन जब मेरे माइंड के पास जाता है तो मेरे मनस इज़ व्हाट इट इज़, माइंड इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, ह्यूज साइल ऑफ मेमोरी, उसके अंदर बहुत सिर्फ मेमोरीज ही मेमोरीज है, राइट। तो जब मैंने कोई चीज़ देखी, अब ये मैंने खूबसूरत गुलाब देखा, खूबसूरत गुलाब देखा तो मेरी आंखों ने कहा अरे वाह ये तो गुलाब है, और लेकिन ये गुलाब का रंग तो पर्पल है, तो ये खूबसूरत गुलाब तो है लेकिन ये बड़ा यूनिक गुलाब है ना। तो अगर मैं अपने ईगो से ऑपरेट कर रही हूँ तो मैं कहूँगी, मेरा हाथ आगे जाएगा और मैं गुलाब तोड़ने की, मैं ले लूँ ये गुलाब, ये बहुत खूबसूरत और रेयर गुलाब है, तो मैं जाऊँगी और गुलाब को तोड़ने का प्रयास करूँगी। पर जैसे मेरा हाथ गुलाब के पास आया तो अगर मेरा चित्त मुझसे कनेक्टेड है तो वो मुझे कहेगा, जिससे हम कहते हैं बुद्धि, वो मुझे कहेगी अरे रुको, ये गुलाब तुम्हारे बगीचे का नहीं है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते, दिस इज़ नॉट योर्स टू टेक और योर्स टू क्लेम। तो जब मैं इंटरनलाइज की बात कर रही हूँ तो मेरी आँखें बाहर की चीज़ सिर्फ देख के मुझे इनपुट दे रही हैं, ठीक है। इंटरनलाइज करना यानी डिसीजन तो अंदर से ही आ रहा है ना, डिसीजन तो आँखें नहीं, डिसीजन लेता है मनस, अहंकार और चित्त, ये लेवल्स होते हैं डिसीजन के। अगर मैं सिर्फ माइंड का काम है मेमोरी देना, वो डिसीजन मेकर नहीं होता। अगर मैं अपनी ईगो से, जो कि मैं सेल्फ आई, बिग आई, कि मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल या मेरा एनवायरनमेंट या मेरा कल्चर ऐसा है कि उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया है सेल्फिश बनने के लिए, तो मैं वो तोड़ लूँगी फूल और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। ये होता है एक्सटर्नल इनपुट। लेकिन अगर मेरा बुद्धि एक्टिव है, अगर मेरा चित्त एक्टिव है, मेरी कॉन्शियसनेस एक्टिव है, तो वो कहेगी कि नहीं ये गलत है। तो विड्रॉ करने का मतलब है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस ना हो पाना, आसानी से विड्रॉल होता है। मेरे सामने 56 बोझ आए, पर यदि मुझे पता है कि मेरे शरीर को इस 56 बोझ की इच्छा आज नहीं है, तो चाहे मैं कितने भी आप मेरे सामने 100 भोज रख दीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। ये होता है विड्रॉल ऑफ सेंस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेट तो भरा हुआ है पर मन नहीं भर रहा है, यानी और खाना है और खाना है। तो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत सरल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ताकि सब इसे समझ पाएँ कि मैं क्या बात करूँ। तो उतना सेंसेस पे कंट्रोल पा पाना कि सेंसेस बुद्धि से चल रहे हैं, मनस से नहीं, अहंकार या ईगो से नहीं, ये होता है प्रत्याहार। और फिर आता है धारणा। जब आप यहाँ तक पहुँच गए, धारणा होता है वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन, कि आपने इतना सब अभ्यास करा, अब आपका मन रेडी है एक टक कंसंट्रेशन लगाने के लिए, जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन, जिसके लिए हम, जैसे कि ओम उच्चारण बहुत ही फाउंडेशनल प्रैक्टिस है असली योगा में, क्योंकि ओम उच्चारण भी क्या है, साउंड वाइब्रेशन तो वो है, बट अगेन वो धारणा की प्रैक्टिस है कि आप अपना पूरा ध्यान एक केवल ओम पे कंसंट्रेट कर दें। जो त्राटक मेडिटेशन कराया जाता है, जिसे आप फ्लेम को एक टक देखते रहते, धारणा का अभ्यास है। तो कोई भी गुरु, कोई भी कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, वो आपको धारणा तक ले जा सकता है। उसके बाद वो आपका हाथ छोड़ देते हैं, वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन धारणा के बाद की जर्नी केवल सिर्फ आपकी होती है।
तो जिसे हम पहले वाला पार्ट हमारा एक तरीके से साधना हुई, यानी एक तरीके से फिजिकल डिसिप्लिन हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल हुआ। फिर जो धारणा ध्यान समाधि है, ये विभूतिपाद के अंदर इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस किया गया है। इसको बोलते हैं संयमा। संयमा का मतलब होता है सुपरनैचुरल, यानी पावर्स, जैसे कहते हैं सिद्धि। तो जब आप इस स्टेट में आने लगते हैं, बड़ी सारी पावर्स आपको महसूस होती हैं। हम पंच तत्वों के साथ एक हो जाते हैं। तो आप बहुत सारे तो नहीं, दरअसल बहुत कम, और क्योंकि मिलते ही नहीं हैं ऐसे योगी, दे आर इन सम अदर वर्ल्ड, जिनका वाटर एलिमेंट पे, फायर एलिमेंट पे, वायु एलिमेंट पे कंट्रोल है। वो तत्वों को कंट्रोल, क्योंकि वो तत्वों के साथ एक हो चुके हैं, इसलिए विभूतिपाद को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि ये पावर्स की बात करी जाती है, यहाँ पे सिद्धियों की बात करी जाती है, जो कि एक तरीके से एक योगी के मार्ग में ऑब्स्टेकल है। क्योंकि अगर आप सिर्फ साधना ये सोच के कर रहे हो कि मुझे ये संयमा या मुझे ये पावर मिल जाए, तो आप वापस से गिरोगे, और बहुत ज़ोर से गिरोगे उसी कुएं में जहाँ से आप उठे थे। तो इसलिए एक तरीके से ऑब्स्टेकल हो जाता है। वंस यू अंडरस्टैंड एंड पास दिस लेवल, देन कम्स कैवल्य पाद, यानी मोक्ष। आपको धारणा तक कोई भी गुरु, बहुत अच्छे गुरु होंगे, हम जैसे योगा इंस्ट्रक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम तक, या कुछ अगर हम आपको काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत प्रत्याहार सिखा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े और लर्नर साधक ही आपको धारणा तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आपकी खुद की सेल्फ जर्नी होती है। सो ये आश्रम, और कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हमें बना के दिया है पतंजलि जी ने, कि हम समझ पा रहे हैं कि योग क्या है, सिर्फ उनकी वजह से। तो अगर कुछ लोग सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि वो योगासन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो क्या उससे भी उनकी बाकी जो प्रोसेस है, जैसे कि हमारी आर्ट है, यम नियम, वो मेंटली इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है? ऐसा होने लगता है ना, क्योंकि अगर मेरी बात करूं तो मेरी मदर भी, उन्होंने भी योगा सीख रखा है, मेरे फादर ने भी सीख रखा है, तो उन्हीं से मैंने सीखा है। तो मेरा यह रहता है कि बहुत सालों से चल रहा है कि मैं योगासन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और जब मैं इसके कंटिन्यूस फ्लो में रहती हूँ, तब मुझे अपने आप लगने लग जाता है कि मैं तुरंत हाँ नहीं करूंगी कि मुझे यह खाना है या नहीं खाना है। तो मुझे लगता है कि वो स्टेप्स अपने आप कवर होने लग जाती है, या आपको पहले स्टेप के थ्रू जाना होता है? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि यह मेरे साथ होता है कि मैंने करा तो मुझे बहुत सारी चीजों पे, ऑफ कोर्स मेडिटेशन से भी मेरा डिसीजन मेकिंग, या तुरंत मैं उस चीज पे रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, इस चीज का रिएक्शन जो टाइम है उसका, वो मेरा बढ़ गया है। तो क्या बाकी लोगों को भी, अगर वो समझ रहे हैं, पाथ को चूज कर रहे हैं, तो क्या अगर वो एक दो स्टेप से भी बाकी चीजें उनकी साइड कवर हो रही है, ऑफ कोर्स जो समाधि या ध्यान वाली है वो तो नहीं, पर इसके पहले की? वंडरफुल क्वेश्चन नितेशिका जी। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो रही है। और सेल्फ अवेयरनेस मैंने शब्द इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये सबसे पहला बेनिफिट होता है योगा का, चाहे आप फिजिकल लेवल पे कहो, मेंटल लेवल पे कहो, या आपकी डेली दिनचर्या में आप क्या कर रहे हो, आपको अवेयरनेस आ जाती है। और अवेयरनेस आना इज़ एवरीथिंग। एक चोर को अगर ये अवेयरनेस है मैं चोरी कर रहा हूँ, तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। आप इस बात को समझिए। अगर आपको अवेयरनेस है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे, राइट? तो यही तो योगा का सबसे पहला बेनिफिट होता है कि वो आपको अवेयरनेस लानी शुरू कर देता है आपकी बॉडी में, कि जो मैं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, राइट? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये हमें बता दो, हमें बता दो, लेकिन सब कुछ आपके अंदर है। यानी आपको किसी ने नहीं बताई ये बातें, लेकिन जब आप योग करने लगे तो क्या हुआ, आपकी कॉन्शियसनेस के दरवाजे तक पहुंच गया, दरवाजे के अंदर भी थोड़ा सा चले गए, तो आपको ये चीज़ें पता लगने लग गई, राइट? तो समझ लीजिए कि एक ये कॉन्शियसनेस का दरवाज़ा है। तो क्या है कि अक्सर लोग इसके दायरे के बहुत बाहर रहते हैं। योगा क्या करता है, आप ये आपका सेंटर है मान लीजिए,
और ये इसके आसपास का एक डायमीटर है या मतलब सर्कमफ्रेंस है। अक्सर ये पेरीफेरी पे होते हैं, यानी सिर्फ बाहर की जो बॉर्डर है उसके ऊपर रहते हैं, राइट। इसलिए जो भी तूफान आते हैं हम बड़ी जल्दी उससे महसूस करते हैं, क्योंकि हम हमेशा बॉर्डर पे हैं। आप इस बात को समझिए। योगा क्या करता है, आपको बॉर्डर से अंदर लाना शुरू करता है और अंदर लाना शुरू और अंदर क्या है, आप जो भी ढूंढ रहे हैं, पीस, विजडम, शांति, इंटेलेक्ट, या मोक्षा, लिबरेशन, कनेक्शन विद सेल्फ, कनेक्शन विद डिवाइन, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो इधर है। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, उस पार ढूंढ रहे हैं। तो समझिए कि योगा आपको अंदर लाता है, आपके सेल्फ में। ये आपका सेल्फ है, ये आपका सेल्फ हमेशा से बहुत प्योर है, ना इसे अच्छा पता है, ना इसे बुरा पता है, ना ये कोई लेबल देना जानता है, ना ये आपका कैरेक्टर बनाना जानता है। ये एक कॉन्शियसनेस है जो सबके पास है। अब ये मैटर करता है कि इस कॉन्शियसनेस को कौन कितना एक्सेस कर पाता है। जैसे आदि शंकराचार्य जैसे गुरु इस कॉन्शियसनेस का एक्सेस लेके ही पैदा हुए। वो ये कॉन्शियसनेस का एक्सेस लेके ही पैदा हुए आदि शंकराचार्य, और उन्होंने इतना काम करा, इतना काम करा आध्यात्मिक जर्नी में अपनी, और हमें इतनी नॉलेज दिया, वो इसको लेके पैदा हुए थे। श्री रमना महर्षि जो एक और बहुत ही, मुझे उनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी लगती है। रमना महर्षि को बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब वो मेरे ख्याल शायद कुछ 12-13 साल के ही थे, उन्हें वो योगा नहीं करते थे। Somehow he was born with this access to this consciousness, and that's how he became a guru. So while those were born with the access to that consciousness, we are trying to get the access to that consciousness. That consciousness has answers to everything. आपके शरीर को आप सुनना महसूस, आप सुन सकते हो आपकी बॉडी क्या कह रही है। इट टॉक्स टू यू, यू कैन लिसन। जैसे आपने कहा ना कि अब मैं कहने लगी हूँ, खाने को मना करने लगी, ये आपकी बॉडी के पास विजडम है। प्रॉब्लम ये है कि हम सुन नहीं रहे, क्योंकि हम इतने शोर में खड़े हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा कि हमारा शरीर हमें कॉन्स्टेंटली बता रहा है कि आज तुम फल खा लो, मुझे फल ही खाना है। आज तुम खाना थोड़ा कम खा लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। हम एक फिक्स्ड डाइट फॉलो कर रहे हैं, कभी कीटो, कभी लेस कार्ब, कभी मोर कार्ब, कभी दिस एंड दैट। मैं कहती हूँ कि सबसे ब्यूटीफुल डाइट वही है जो आपके शरीर आपके लिए बना दे। अगर आपके शरीर के पास विजडम है और आप उससे एक्सेस कर पा रहे हैं, वो ही बेस्ट डाइट है जो आप अपने शरीर को सुन के खाएं। दैट्स द बेस्ट डाइट। सो इसलिए जो कुछ आप कह रहे हो ना कि होता है, लेकिन इस जर्नी तक आना इतना आसान नहीं होता है, बहुत समय लगता है, और बहुत से लोग हैं जो लॉस्ट फील करते हैं बीच में। तो एक गुरु का होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अनिवार्य। वो आपको, गुरु इज़ लाइक अ लाइट, जो जैसे यहाँ से आने तक के रास्ते में जो अंधेरा है ना, गुरु इज़ लाइक अ लाइट जो आपको यहाँ तक लाके छोड़ के चले जाते हैं। तो गुरु का यही रोल है कि वो बाहर बॉर्डर से आपको आपके घर तक का जो रास्ता है उसे तय करने में मदद करते हैं। इसलिए गुरु योग की जर्नी में बहुत बहुत अगर जैसे अगर ऑडियंस में कोई ये कह सकता है कि हमें आखिरी गोल तक नहीं जाना है, या आत्मा का परमात्मा से मिलन मेरे ख्याल से ही आखिरी गोल है योग का, तो अगर ऑडियंस में अगर ये कोई सोच सकता है कि फिर शायद योग हमारे लिए नहीं है, तो योग सभी के लिए, क्योंकि अगर हम फिजिकल गोल की भी बात करें तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को बैलेंस करता है। और जैसा हम लोग कहते ही है कि इट्स अ यूनियन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, तो एटलीस्ट माइंड एंड बॉडी को तो करता ही है। और इसी पे मेरा यह सवाल था कि जैसे कि अगर हम करंट लाइफ सिनेरियो में इसी चीज को पढ़ करके देखें, तो योग हमारे सेरेबेलम को बैलेंस करने में मदद करता है। ऑडियंस में जिन्हें नहीं पता हो, तो सेरेबेलम या आप कह सकते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर को बैलेंस करता है या उसको इन्फ्लुएंस करता है। फिर ब्रेन का दूसरा पार्ट भी होता है थिंकिंग ब्रेन, जो कि आप जितने भी डिसीजंस लेते हैं, आपकी मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करना या एक सही डिसीजन लेना, उसमें आप थिंकिंग ब्रेन आपका काम आता है। और फिर तीसरा आता है आपका इमोशन ब्रेन, जो कि सेंस करता है आपकी पेन, प्लेजर, सुख, दुख जितने भी है। और
सेरिबेलम मेरे ख्याल से इन दोनों को इफेक्ट करता है। अगर आपका ये दोनों के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होता है, तो जब आप योग करते हैं तब आपके वो थिंकिंग ब्रेन को बैलेंस करता है, और जब आपका ये जो इमोशनल ब्रेन है उसको वो सही तरीके से रखता है। तो आखिर फिर यह कैसे होता है कि वो हमारे थिंकिंग ब्रेन को स्ट्रेंथन कर रहा है, हमारे इमोशनल ब्रेन को वो बैलेंस कर रहा है, और फिर ऐसे हमारा सेरिबेलम बैलेंस हो रहा है। यह साइंस पता है, पर योग उसमें कैसे कार्य कर रहा है, अगर आप इस पे प्रकाश देकर बता पाए। बिल्कुल। सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ पे साइंस और क्योंकि मेरा मानना है कि योगा भी साइंस है, बस जी। हाँ थोड़ा सा एलोपैथी नहीं है, थोड़ा हटके है, थोड़ा एनर्जी लेवल पे बात करता है, लेकिन हम एनाटॉमी फिजिकल लेवल पे भी बात करते हैं, आयुर्वेदा भी पूरी फिजिकल लेवल पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही साइंस हैं। और मैं सबसे एक मैसेज देना चाहूँगी सबको कि बहुत जल्दी लोग जो है ना ये सही है और ये गलत के चक्कर में ना बहुत जल्दी फंसते हैं, जब ये इस तरीके की चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, योगा में आने की शुरू करते हैं कि नहीं नहीं एलोपैथी बिल्कुल गलत है, मॉडर्न साइंस बिल्कुल गलत है और हमारी योगिक साइंस ही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता। दोनों फील्ड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और दोनों फील्ड ही अनिवार्य हैं। और जीवन सबसे जी। बिल्कुल योगा प्रैक्टिशनर आप तब बन सकते हो जब आप अ, बिल्कुल इंडिफरेंट होके दोनों को स्टडी करो और दोनों को पढ़ो, और आप देखोगे कि दोनों को पढ़ के आप यू कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी लर्नड एंड नॉलेजेबल पर्सन। ये आपको आपके शरीर में होने वाले सारे चेंजेस पता चल जाएंगे। अगर आपको कोई बाहर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप कुछ मर्जी कर लीजिए, आपको एलोपैथी लेनी ही पड़ेगी कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो कभी भी इस तरीके का स्वभाव ना रखें कि आई नो इट्स लिटिल इररिलेवेंट, बट मुझे लगता है कि ये यहीं पे मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि ये मैं बहुत सुनती हूँ कि हमारी साइंस ठीक है, ये साइंस सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही रिसर्च है और जी। सब इसको कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसमें हर कोई रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च कभी हाइपोथेसिस कभी सही या गलत तो होती ही नहीं, इट इज़ ऑलवेज ओपन टू कॉन्वर्जेशन, है ना। तो एक ही बात है। तो कमिंग बैक टू कैसे इम्पैक्ट करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एंड गोल पे नहीं जाना है, मैं ये कहती हूँ एंड गोल जो मेरा है इज़ टू बिकम द ह्यूमन दैट मदर नेचर गेव बर्थ टू। मुझे नहीं लगता कि हम इंसानी रूप में अपनी कोई भी ड्यूटी पूरी कर पा रहे हैं, या हम देखिए अगर हमारा रोल केवल खाना और सरवाइव करना या रिप्रोड्यूस करना होता तो हम जानवर होते, लेकिन हम नहीं हैं। हमारा रोल, हमें ये कॉन्शियसनेस गिफ्ट क्यों की गई है, क्योंकि हमारा रोल एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य बहुत ही बड़ा है, जिसे हम नहीं रियलाइज़ कर पा रहे इस मोमेंट में, क्योंकि हम हमेशा वृत्तियों में फंसे हुए हैं, हम हमेशा अपने बारे में सोच रहे हैं, हम हमेशा सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सर्वाइवल और खाना और रिप्रोडक्शन, अगर आप ये तीन चीज़ें सोच रहे हैं तो आप बुरा मत मानिएगा, आप बिल्कुल जानवर की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए ही योगा बना है। तो मैं कहती हूँ कि हम क्या जाने कि हमें समाधि मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, नहीं, मेरा ये गोल नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं बस इंसान बनना चाहती हूँ। मेरा यही रोल है कि इंसान के रूप में मैं अपनी कॉन्शियसनेस या अपने फुल पोटेंशियल को कैसे रीच कर सकती हूँ, क्या है मेरे जीवन का स्वधर्म और धर्म, मैं उसे पूरा कैसे कर सकती हूँ, मैं इस जीवन में क्यों आई, मेरा इस खेल खिलैया में जो प्रभु ने रचाई है, जो भी हम कह लें, मेरा क्या रोल है, क्या मैं उसे फुलफ़िल कर पाऊँगी इस जन्म में, मैं सिर्फ वो जानती हूँ। और तो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो मैं बस ये कहूँगी कि हमें अपना फुल पोटेंशियल रीच करना है, चाहे वो हमारा सोशल रिलेशनशिप्स में हो एक बैलेंस, चाहे हमारी फिज़िकल लाइफ हो एक बैलेंस, हमारी मेंटल हेल्थ हो उसमें बैलेंस, हमारी ड्यूटीज़ जो हम अपने करियर में भी फुलफ़िल करते हैं और वैसे भी फुलफ़िल करते हैं उसमें बैलेंस, हम अपनी पूरी जितने भी एस्पेक्ट हैं, हमारी जितने भी फेजेस हैं लाइफ के एज अ ह्यूमन, हम उन्हें पूर्ण रूप से कैसे जी सकते हैं, वो तो मुझे लगता है कि सबका ही गोल है। केवल ऐसा नहीं है कि सबको ही समाधि लेनी है या भगवा पहन के पहाड़ों पर बैठना है, मैं इस बात को बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन हम अपनी लाइफ के फुल पोटेंशियल को कैसे रीच कर सकते हैं
इसलिए आप योगा कीजिए एंड यू विल एक्चुअली रीच योर फुल पोटेंशियल इफ़ यू डू इट विद ऑल योर हार्ट। तो हम साइंटिफिक बात कर रहे थे कि योगा कैसे हेल्प करता है। ठीक है, देखिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी है और उसे समझ लेना अनिवार्य है ना। तो जब आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, देखो अगर आप योगिक एक्सप्लेनेशन मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको 2 भाग में इसका एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। ठीक है, तो पहला भाग तो ये रहेगा कि एज वी सेड कि आपका आपके कॉन्शियसनेस में इस्टेब्लिश हो जाना, यानी जो आपका माइंड का कांस्टेंट चैटर है, जो आधे से ज़्यादा रीज़न है आपकी बीमारियों का, आपके प्रॉब्लम्स का, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अवेयर नहीं हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप हमेशा कुछ और, यू आर नॉट अवेयर। तो योगा सबसे पहले सिर्फ एक छोटा सा काम करता है, बहुत सरल सी एक्सप्लेनेशन है, आपको अवेयर करता है। आपको अवेयर करता है आपके सेंसेस के प्रति, आपके थॉट्स के प्रति, आपके एक्शंस के प्रति, आपके इमोशंस के प्रति। तो इस जैसे हमने बात करी कि फिजिकल सेरिबेलम करता है जो रोल प्ले, रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है, आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है जब भी अनिवार्य हो, आपके डाइजेशन को भी, तो वो ब्रीदिंग और हार्ट रेट कंट्रोल करता है आपका। ये एक्टिविटीज़ जो आप देखोगे कि अगर अभी आप बैठे हैं, आपके सामने एकदम से सांप आएगा तो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट चेंज होगी और उससे आपको पता चलेगा कि कुछ एक्टिवेट होगा सिस्टम में कि मुझे भागना है या इससे लड़ना है, ये फैसला ले पाना है। तो ये सब कनेक्टेड है। भागना है तो सेरिबेलो ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाएगा भाई भागना है, चलो प्रिपेयर। तो अगर आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव है, अगर उस वो जो इनपुट बहुत तेज़ी से ले पा रही है तो आप एक्ट भी बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। ये ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, अवेयरनेस का ही तो खेल है कि मैंने कुछ चीज़ देखी, मैं तुरंत उससे अवेयर होगी, मेरे डिसीजन मेकिंग पावर इतनी तेज है, यानी मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि कॉग्निटिव थिंकिंग यानी डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ से होती है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करता है योगा। अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम करती है। तो कॉग्निटिव थिंकिंग यानी तुरंत मैंने डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, कई बार डिसीजन भागना ही नहीं होता है, कई बार सोल्यूशन ढूंढना ही डिसीजन होता है। वो सोल्यूशन आप कितनी तेज़ी से ढूंढ सकते हैं वो। उसके बाद आपकी मेमोरी कैसे स्टोर हो पा रही है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, मेमोरी, इमोशन, आपकी भावनाओं का, ये सारी चीज़ें वो देखता है। तो आपका हाइपोकैम्पस, या हम और थोड़ा सा साइंटिफिक बात कर ले तो हाइपोकैम्पस आपकी मेमोरी को स्टोर, तो आपकी मेमोरी कितनी रिफाइंड है, कितनी तेज़ है, वही आपका डिसीजन मेकिंग पावर। तो इवेंचुअली योगिक लेवल पे इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि आप कितने अवेयर हैं अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से। एंड साइंटिफिक लेवल पे हम बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि इस ग्लैंड का ये काम है, इस पार्ट ऑफ ब्रेन का ये काम है। एक तो पहली चीज़, योगा आपको अवेयर करता है, राइट। अवेयरनेस ब्रिंग्स बैलेंस। जहाँ आपके अंदर अवेयरनेस है, आप इम्बैलेंस एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे। तो अवेयरनेस इस्टेब्लिश करना योगा प्रैक्टिस का काम है। आसन के अंदर जब आप आसन करते हैं, जैसे हम आगे की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड कर रहे हैं, आपको अवेयर कराना योगा इंस्ट्रक्टर का काम है कि आप अपनी कमर के इस हिस्से में स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं, ये आप अपने पैर को इस तरीके से दबाइए। अब इधर जाएंगे तो कैसे शिफ्ट हो रहा है स्ट्रेच, इधर जाएंगे तो कैसे शिफ्ट हो रहा है, कहाँ स्टिफनेस महसूस हो रही है, उसे रिलीज कैसे करेंगे, देखेंगे। यानी दृष्टि कहाँ लगाएं, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बिठाएं। तो क्या कर रहे हैं, अवेयर ही तो कर रहे हैं। सांसों पे नियंत्रण पाएं, यहाँ सांसें आप लंबी लेंगे, यहाँ छोटी लेंगे, यहाँ रिलीज़ करेंगे, यहाँ इनहेल करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस ही तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं बॉडी के प्रति, और वो अवेयरनेस आपकी सेरिबेलम ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है। जब आप ओम उच्चारण करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो क्या करता है, आपकी जो सांसों है उसमें सांसों में नियंत्रण लेके आता है, लिम्बिक सिस्टम को। आप क्या कर रहे हो, ब्रेथ के प्रति अवेयर ही हो रहे हो ना। क्या कर रहे हो आप, सांसों पे नियंत्रण पा रहे हो। अब जब अगर आप बैठ के अवेयरनेस इस्टेब्लिश कर लोगे, कल जब आपको गुस्सा आ रहा होगा, सबसे पहला ध्यान आपका आपकी सांस पे जाएगा कि अरे भाई मेरी सांस फूल रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, हम थोड़ा साइड में चलते हैं, इनसे बात करें। तो अवेयरनेस क्या है, यही है योगा, यही तो कर रहा है। सिस्टम आपकी बॉडी में चल रहा है लेकिन हमको नहीं पता है वो कैसे चल रहा है। कौन गिनता है अपनी सांसें, कोई गिनता है? कभी कोई देखता है दिन भर में कि मेरी सांस आज ज़्यादा लंबी थी, डीप थी या कम थी? किसी को नहीं पता, कोई ध्यान नहीं देता। अगर आप आधा घंटा सुबह योगा की प्रैक्टिस में ये ध्यान दे लेंगे, पूरा दिन ये ध्यान लगा रहेगा।
आपको पता रहेगा कि मेरे को वैसे सांसें लेके कैसा महसूस होता है, मुझे वैसे ही सांस लेनी है। तो अवेयरनेस, ठीक है। चाहे वो आपका ध्यान हो, तो ध्यान भी क्या करता है, आपके जैसे मान लो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बिखरे हुए हैं, है ना, इधर इधर चल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके थॉट्स हैं, इनकी कोई कहीं से जुड़े नहीं हुए, बहुत सारे बिखरे हुए हैं। अच्छा, अब आप बिखरी हुई चीज़ देखोगे तो यू कांट मेक सेंस आउट ऑफ इट, है ना, आपको समझ नहीं आया। तो योगा क्या करते हैं, जब आप योगा करते हो, जब आप ध्यान करते हो आप, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि इन थॉट्स का ये बॉक्स है, इन थॉट्स का ये बॉक्स है, इन पार्टिकल्स का ये बॉक्स है, इन पार्टिकल दे स्टार्ट अलाइनिंग, एंड व्हेन दे स्टार्ट अलाइनिंग यू गेट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यू स्टार्ट मेकिंग सेंस कि ओ इसलिए मुझे गुस्सा आया था, ओ इसलिए मुझे बुरा लगा था। तो आप कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हो। जब चीज़ें स्कैटर्ड रहती हैं आपके जीवन में, आप कुछ उससे सेंस नहीं बना सकते। वो आपकी अलमारी खोलिए, सब कुछ बिखरा हुआ है, कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने भी पड़ी है तो भी आपको नहीं दिखेगी, ऐसा अक्सर होता है। वो इसलिए क्योंकि बिखरा हुआ है, तो उसे समेट रहा है योगा, उसे क्लियर कर रहा है, ताकि आप देख पाओ कि मेरे जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ मेरी आंखों के सामने है लेकिन मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन जब वो क्लियर हो जाएगा तो आपको मिल जाएगी। तो अवेयरनेस इस्टेब्लिश करना योगा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा हम बात करते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 मेन नाड़ी जो हमारी बॉडी में, जिसको हम फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन, जो मैंने आपसे पुरुष और प्रकृति की बात की थी शुरू में, तो पुरुष और प्रकृति क्या है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी भी है। पुरुष जो मैस्कुलिन एनर्जी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो हमारी जो ये लेफ्ट साइड है ये फेमिनाइन एनर्जी की होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है राइट साइड ऑफ राइट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन, ओके। तो ये हमारी ईड़ा नाड़ी ऐसे जाती है। जो पिंगला नाड़ी है वो नीचे से शुरू होके राइट साइड से आती है और लेफ्ट हेमिस्फेयर को इम्पैक्ट करती है। लेफ्ट हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल जो आप कह रहे हो, और आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें, डिसीजन लेना, ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना। राइट साइड किस लिए होता है, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी आजकल आप देखोगे सब लोग इधर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, सबकी लाइफ बड़ी मैकेनिकल है, बड़ी प्रैक्टिकल है, एवरीवन इज़ रनिंग, लेकिन नो वन इज़ मेकिंग टाइम टू वर्क ऑन दिस। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट दीज आर 2 पार्ट्स ऑफ 1 ब्रेन, है ना। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये काम कैसे करेगा, यहाँ से आप काम करते रहोगे तो सब बिखरा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप काम करोगे तो वो सुलझना शुरू हो जाएगा। तो ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है योगा, ताकि आपका जो प्राण है वो सुषुम्ना यानी बीच की नाड़ी से फ्लो करे, बीच की नाड़ी से फ्लो करे, तब आपको बैलेंस। जब ये दोनों पार्ट बैलेंस हो जाते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलिन, यानी आपकी क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस, नरिशमेंट, ग्राउंडिंग एंड आपकी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग बैलेंस हो जाती है, देन द प्राणा फ्लोज इन द सुषुम्ना नाड़ी। दैट्स हाउ यू बिकम वेरी वाइज पर्सन, आई वुड से। तो आपको फ्लाइट एंड फाइट मोड से लाके आपको रेस्ट एंड रिलैक्स वाले मोड पे भी कर देता है योगा। अनिवार्य है, देखिए स्ट्रेस आपकी बॉडी के लिए बहुत अनिवार्य है। एज आई सेड, अगर आप फर्ज करो आप जिम जाते हैं, आप मसल अपना ट्रेन कर रहे हैं, तो मसल को आप स्ट्रेस कर रहे हैं ना, इसलिए तो मसल बाद में पावरफुल बनता है। तो स्ट्रेस, बात यह है कि बुरा अच्छा कुछ नहीं होता, हम सब चीज़ को लेबल कर देते हैं। स्ट्रेस अगर आपके मन से लिया गया है, यानी जिम के अंदर, योगासन के क्लास में, वो आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन स्ट्रेस जो आप चूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको हो रहा है बिना चॉइस के, वो आपके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, आपने सुना ही होगा। सिंपैथेटिक यानी फाइट फ्लाइट, हर समय हम फ्लाइट मोड में रहते हैं, तभी हम रिएक्ट करते रहते हैं चीज़ों पे, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट मोड का मतलब ही रिएक्शन होता है। वो बना इसलिए होता है कि अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो अभी क्या, अभी आप बैठ के क्रिएटिव तो नहीं हो सकते हैं। देखिए, आपको फाइट एंड फ्लाइट ही करना है ना, क्रिएटिविटी करो, आप सीधा भगवान के घर में क्रिएटिविटी करोगे, धरती पे तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज एंड वाइल्ड एनिमल विल किल यू एंड ईट यू, राइट। सो इसलिए फाइट एंड फ्लाइट। लेकिन अगर आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट कर रहे हो तो क्या होगा। आप छोटी छोटी चीजों पे, जो कि हम देख सकते हैं कि सभी लोगों का अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि उनको हर चीज सर्वाइवल मोड पर लग रही है कि
कुछ भी जरा सा भी उनके मन का नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि दैट इज लाइक थ्रेट टू अस, और उसी को वो बिल्कुल। शिफ्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक। आपकी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करता है। तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी को भी, अगर आप मैस्कुलिन हैवी हैं तो फेमिनाइन को एक्टिव करेगा, फेमिनाइन हैवी है तो मैस्कुलिन को बैलेंस करेगा। तो इट्स द जॉब ऑफ योगा इज टू बैलेंस। चाहे आप किसी भी साइड डोमिनेंट हो, उनका योगा का काम है आपको बैलेंस करना। दैट्स ऑल योगा डज। हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो इसी से मुझे एक क्वेश्चन था कि ऐसा भी कहा जाता है कि बॉडी सारे एक्सपीरियंसेस आपके स्टोर करती है, जिस वजह से हम लोगों को ट्रॉमास भी स्टोर होते हैं, और जब हम योगासन करते हैं तो वो ट्रॉमास रिलीज होते हैं। तो ये कैसे होता है? और जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो कुछ आसन जब मैं करती हूँ और जिसमें मुझे मेरा बॉडीली पेन फील हो रहा है कि आई हैव टू पुश माई सेल्फ, और उस मोमेंट, लाइक अगर मैंने उस मोमेंट पे स्टार्ट करा उसको पुश करना, तो बॉडी पेन के अलावा मुझे बहुत सारी चीजें उसी वक्त तुरंत क्लिक होना स्टार्ट कर जाएगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि व्हाई आई हैव ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट। और द मोमेंट आई विल रिलीज द ब्रेथ कि हाँ मैं फिर से अपने ऊपर आ रही हूँ, या तो बॉडी पेन के अलावा वो थॉट भी somehow मुझे लगता है कि वो चला जाता है, और फिर मुझे वो रिलैक्स मोड फील होता है। वो मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आया कि जैसे ही बॉडी पेन के साथ मुझे ऑल ऑफ अ सडन मेरा ब्रेन उन चीजों को क्यों हैमर कर रहा है, या जो मैं दो चीजों से या मैं अवॉइड कर रही हूँ सोचना, या मैं नहीं चाह रही हूँ कि ये थॉट्स आए, उन चीजों पर वो फोकस ला रहा है। तो क्या दिस इज इंटर रिलेटेड? जिस एक्साइटमेंट से आपने सवाल किया है वो ये बताते हैं कि आप अभ्यास करते हैं और आप ये चीज़ जेन्युइनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेल, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा था। ऑल्दो अब मुझे लगता है कि मैं बहुत शांति महसूस करती हूँ। आई एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नथिंग, आई फील देर इज़ एब्सोल्यूट स्टिलनेस एंड ब्लैंक, बट देर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड। लेकिन अभी भी ऐसा होता है, कई बार बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं लाइफ में, कई बार यू एंड अप थिंकिंग मोर ऑन सर्टन सब्जेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं वो आसन में रिलीज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। मैं आपको साइंटिफिक इसका समझाती हूँ। साइंटिफिक तरीके से ही समझाया जा सकता है इसको, क्योंकि एनर्जी लेवल पे ना लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करी थी। ठीक है, देखिए, जब मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रेस अपनी मर्ज़ी से अगर आप नहीं ले रहे हो तो वो क्या कर रहा है आपके। देखो, स्ट्रेस जब आपकी बॉडी में क्रिएट होता है, चाहे स्पेशली जो आपकी मर्ज़ी के बिना होता है, तो क्या होता है, स्ट्रेस कुछ हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड हैं या ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, मेरे सामने एक सांप आया, मेरी बॉडी में स्ट्रेस हुआ, राइट, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए। स्ट्रेस हार्मोन का काम क्या है कि मुझे तुरंत रिएक्ट करने में हेल्प करें, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ, भागूं या इससे लड़ूं, या अपनी जान बचाऊं या फ्रीज हो जाऊं। ये क्या करूं मैं, इसमें डिसीजन। तो कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, मैं समझाती हूँ कि इस हार्मोन को, ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, देखिए, अगर आप भाग रहे हैं, अगर आप भागे तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो थे एग्जॉस्ट हो गए, उनका काम था आपको भगाना, आप भागे। जब आप जिम में जाके या रनिंग करते हैं, आप देखते हैं कि कैसे आपको स्ट्रेस कम महसूस होता है, राइट, क्योंकि ये जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकले थे, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गए। अच्छी बात है, ये आपके अंदर स्टोर्ड नहीं है ना, ये आपने डिसीजन ले पाए, आप भाग पाए और आपने इसको एग्जॉस्ट कर दिया। फिजिकल लेवल पे क्या होता है, जब ये रिलीज एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिजिकल लेवल पे सबसे पहले ब्लड प्रेशर आपकी लेग्स में बढ़ जाता है, क्योंकि भागना है। तो और जैसे और फंक्शन वो जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो रुक जाते हैं, जैसे डाइजेशन तुरंत सबसे पहले रुक जाता है, क्योंकि अभी बॉडी की पूरी एनर्जी भागने में लगानी है, पचाने में नहीं लगानी। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके गट और आपके डाइजेशन पे पड़ता है स्ट्रेस का। और क्योंकि इस बोल के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और बगल में ही एड्रीनल ग्लैंड है जहाँ से रिलीज़ हो रहा है हार्मोन, इसलिए स्ट्रेस से रिप्रोडक्शन, फीमेल्स को पीसीओडी,
PCOS, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस ट्रिगर्ड. लाइफ PCOD इज अ लाइफस्टाइल ट्रिगर्ड प्रॉब्लम, दैट मीन्स अ स्ट्रेस ट्रिगर्ड प्रॉब्लम, राइट. इसलिए आप सोचो ये सारी चीज़ें वो बंद कर देता है. बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भागना. प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे ताकि आप अच्छे से देख पाएँ. माइंड के बाकी सारे जो सिस्टम है वो शट हो जाएंगे. आप बस ये फाइट एंड फ्लाइट से रेलेवेंट जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हीं को याद करें. देखिए ये हो रहा है आपके शरीर में जब आप स्ट्रेस ले रहे हो. अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन जेन्युइनली नहीं है, कोई सांप नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रेस्ड हो रही हूँ, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, ओवर थिंक करके, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हुई, ओवर थिंक करके. अब स्ट्रेस का मतलब ऐसे सिचुएशन जो प्लेजेंट नहीं है, जो मेरे हिसाब से नहीं है. सांप का आना मेरे हिसाब से नहीं है. सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, अब मुझे उसका स्ट्रेस हो रहा है. हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ना मैं भाग रही हूँ, ना योगा कर रही हूँ, ना उसे यूज़ कर रही हूँ, ना उसे एग्जॉस्ट कर रही हूँ, और साथ ही साथ मेरे लेग में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डाइजेशन स्लो हो रहा है, प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, बाकी सिस्टम ब्रेन का शट हो रहा है. ये सब तो हो ही रहा है ना, लेकिन सिचुएशन नहीं है जहाँ ये होना चाहिए. इसीलिए कांस्टेंट डैमेज हो रहा है आपकी बॉडी को. अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी भागोगे. क्या आप लूज मसल लेके भाग सकते हो? नहीं भाग सकते. अब क्या हो रहा है? मसल हमेशा बार बार स्ट्रेस लेने से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो रहे. रिलैक्स कब होते हैं? जब आप आसन करते हैं, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी में ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं. वो क्या करता है? आपको रिलैक्स करता है ना. तो पॉजिटिव इमोशन क्यों नहीं बैडली इम्पैक्ट करते? क्योंकि पॉजिटिव इमोशन आपको रिलैक्स करते हैं. नेगेटिव इमोशन आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको शट करते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को ख़त्म करते जाते हैं. और क्या होता है कि जब आप रिलैक्स करते हो तो जितने ब्रेन के कॉर्नर्स शट हो गए हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं. इमोशनल लेवल पे थॉट्स ऐसे आते हैं आपके माइंड में. तो जिस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब आप उस पर काम करते हो, आपके माइंड के पास उसकी मेमोरी है कब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कौन से थॉट या कौन से स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से. दैट्स हाउ अगेन माइंड का काम क्या है? मेमोरी पॉपअप करना. जब आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसमें ब्रीथ कर रहे हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि माइंड वो ढक्कन जो बंद थे उसे खोल दिया. अब आप वो देख पा रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन, क्योंकि अब आप उस सिचुएशन में नहीं हैं. आप उस इमोशन को महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे देख रहे हैं. इसलिए वो आता है, रिलीज़ होता है, आपको दिखता है, आप उससे महसूस करते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे आप अपनी बॉडी से जाता हुआ देख पाते हैं. ऐसे वर्क करता है इमोशनल रिलीज़ का सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर. लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे कभी कोई रील डालती हूँ या कोई बात करती हूँ तो पीपल आर लाइक व्हाट इज़ दिस, सम पीपल आर लाइक व्हाट इज़ दिस. बट इतना एक्सप्लेन कर पाना आपके पॉडकास्ट में ही पॉसिबल है, रील में नहीं है. तो लेकिन मैं जो वेबिनार करती हूँ वहाँ पे मैं हर वेबिनार में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पहले देती हूँ, फिर प्रैक्टिकल कराती हूँ. तो हमेशा मेरा वेबिनार एक और आधे घंटे का होता है. तो आधे घंटा सबसे पहले हम यही बात करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं. तो समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या होने वाला है बॉडी में, और फिर करेंगे. तो मैंने क्या किया? आपको अवेयर कर दिया. अब मेरा काम खत्म. जब आप अवेयर हो गए तो आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस आ गई. दैट्स हाउ इमोशंस आर रिलीज्ड फ्रॉम योर सिस्टम ऑन अ, आई वुड से, साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मैनर में भी, और अगर आप एनर्जी या योगिक लेवल में बात करेंगे तो बोथ वेज इस तरीके से काम करता है. एंड लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे था, एक क्वेश्चन और एक टिप दोनों ही. क्वेश्चन ये कि क्यों योगा सभी लोगों के लिए है, और टिप ये कि बेसिकली अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी सब लोगों का एक क्यूबिकल लाइफस्टाइल हो गया है, सभी लोग बैठे हुए हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, और कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है वो 8 आवर्स कंप्लीट करना, 9 आवर्स कंप्लीट करना. तो किन चीजों का वो उस लॉन्ग आवर ड्यूरेशन में ध्यान रख सकते हैं उस बीच में, एज इन की बहुत देर, जैसे 2 घंटा हो गया सिटिंग करने में, वो तो
बीच में हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन दे सके, और क्यों योगा सभी लोगों के लिए है, मतलब सुबह प्रैक्टिस करना, शाम को प्रैक्टिस करना। ओके, देखिए एज आई सेड, अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे या कॉन्शियसनेस लेवल पे बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सबको इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हम एक्चुअली नहीं हैं अभी। द वे द मदर अर्थ क्रिएटेड अस, वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट नाउ, बिकॉज वी हैव abused our mind and abused this power that we were gifted with, and we are now lost. We've used it to that level कि अब हम उसे सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो माइंड का मैनुअल हमारे पास नहीं है, बाकी सारी चीज़ों का होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम इंसान बनने का अभ्यास करें, और वो आप हर उम्र में कर सकते हैं ना, उसकी कोई उम्र नहीं है। जब आपको रियलाइजेशन हो जाए तब शुरू कर सकते हैं, तो चाहे वो 60 में हो, 50 में हो, 30 में हो, 16 में हो। इसलिए योगा इज़ फॉर एवरीवन। यहाँ मैं ओवरऑल ब्रॉड कॉन्शियसनेस की बात कर रही हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि इंसान बनने की कोई उम्र नहीं है। आपको शरीर मिल गया इंसान का, आपको एक सोसाइटी मिल गई इंसान की, लेकिन आप उस शरीर का पोटेंशियल या उस कॉन्शियसनेस का पोटेंशियल अगर रीच नहीं कर पाए, तो आप अगला जन्म लेंगे और फिर से शुरू करेंगे। तो इसलिए इंसान बनना हमारा एकमात्र गोल होना चाहिए, मुझे लगता है। इसलिए योगा इज़ फॉर एवरीवन। एंड अगर हेल्थ वाइज देखेंगे तो योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सबके लिए है। उसे आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर हेल्थ कंडीशन, बेस्ड ऑन योर बॉडी टाइप, योर एज, योर लिमिटेशंस, और इट्स फॉर एवरीवन। तो हेल्थ वाइज तो ऑब्वियसली जहाँ स्वास्थ्य होगा वहीं तो आप अच्छे विचार या धारणा ला पाएंगे इन चीज़ों की। जहाँ स्वास्थ्य नहीं है तो हमेशा आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ये सोचते रहेंगे कि मेरे पेट में ही दर्द हो रहा है, या मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, या मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, या मुझे ये बीमारी है। आप हमेशा उसी में ही उलझे रहेंगे। तो इसलिए योगा सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप ये ग्रॉस लेवल से, जहाँ आप ऑलरेडी इतने उलझे हुए हैं, उससे बाहर आके सटल लेवल हैप्पीनेस को, रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाए, ना कि सिर्फ भौतिक हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें। सो योगा इज़ फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड डू इट। हमारा मेरी पूरी टीम है, जिससे मैंने कहा कि अध्यात्म हम एक टीम है। देयर आर 5 धार्मिक टीचर्स विच आर पार्ट ऑफ इट, एंड आई माई सेल्फ आई एम पार्ट ऑफ इट। हमारा एक ही विजन है कि हम सबको योगा कराएं, सबको। तो इसलिए हम अब बहुत सारे फ्री वेबिनार्स करने लगे हैं, ताकि हर कोई योगा करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक लोग या स्पेसिफिक टाइम से जुड़े हुए लोग, नहीं। हम पांचों का एक ही विजन है कि सब योगा करें और सब जाने के कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है। तो इसलिए योगा सबके लिए है और हर उम्र के लिए है। जो आपका सवाल था कि रिलेटेड टू जो हमारी क्यूबिकल लाइफ है, देखिए उसे हम डॉज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को अब्यूज़ होने से कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे अपनी आँखों को थोड़ा ब्रेक दीजिए हमेशा। 5 मिनट भी अगर आप अपनी आँखों को ब्रेक देंगे, आप देखेंगे कि आपका पूरा सिस्टम रिफ़्रेश हो जाता है। मैंने एक रील भी इसके ऊपर बनाई थी, कंटेंट, कि कैसे सिर्फ जहाँ भी बैठे हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा 1 घंटे बाद थोड़ा सा कंधों को स्ट्रेच कर लीजिए, क्योंकि हमेशा इस तरीके से रहने से एक पोस्चर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल होता है, शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, स्पाइन पोजीशन ख़राब हो जाती है, हिप टाइट हो जाते हैं। तो बैठ के अपने पैरों को स्ट्रेच करते रहिए, नीचे एंकल को स्ट्रेच करते रहिए, काफ को स्ट्रेच करते रहिए। ज़रा सा 2 मिनट उठ के एक वॉक लेके आ जाओ, उतना ही आपके हिप्स के लिए भी थोड़ा सा उनको ब्रीदर मिलता है। और कंधों को रोटेट करते रहिए, अपनी चेस्ट को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर 1 घंटे 2 घंटे में अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट इस तरीके से आंखें बंद करके, चेस्ट को एक्सपैंड करके, अपनी सांसों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। एज आई सेड कि फुल ऑन मैस्कुलिन एनर्जी चल रही है, सिर्फ 5 मिनट ऑफ फेमिनाइन। क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम लोगों की 1 महीना योगा करने से ही ठीक होने लगती हैं? आपकी बॉडी को सिर्फ इतना ही ध्यान चाहिए, उतना भी हम नहीं दे पाते हैं। अगर आप 90% भी, अगर आप 10% आगे आएंगे, तो आपकी बॉडी 90% आगे आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। दैट्स द विजडम दैट योर बॉडी, इतना आपका सिस्टम सपोर्ट करता है आपको। तो ऑल यू हैव टू डू इज टेक दीज ब्रेक्स, एंड ऑन अ मेंटल लेवल, इंडल्जेंस
ऑफिस एनवायरनमेंट तक अच्छी है, लेकिन अगर आप ओवर इंटेलिजेंस करोगे, माइंड को हमेशा मटेरियल चीज़ों में लगा के रखोगे, भौतिक वस्तुओं में लगा के रखोगे, हमेशा यही सोचते रहोगे कि ये मिला है और कैसे मिलेगा, ये मिला है और कैसे मिलेगा, तो आप अपने शरीर को अब्यूज़ कर रहे हो, आप अपने माइंड की कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटी को अब्यूज़ कर रहे हो। माइंड एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा इन्फेंट है कि आप उसे जो सिखाओगे वो सीख लेगा। तो यह आपके हाथ में है कि आप उसे क्या सिखा रहे हो। आप उसे चिप्स खाना सिखा रहे हो या हेल्दी खाना सिखा रहे हो, आप उसे नमस्ते बोलना सिखा रहे हो या हेलो हाय बोलना सिखा रहे हो, ये आपकी इच्छा है। आप उसे जो सिखाओगे वो वही सीखेगा। माइंड इज़ अ मेमोरी हाउस एंड नथिंग एल्स। आपने बताया कि मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। इवन हमारी हठ योगा में भी यही बोलते हैं कि अगर प्राणायाम में वो ताकत होती है कि आपकी कोई भी डिज़ीज़ को वो क्योर कर सकता है, पर अगर उसे सही मार्गदर्शन ना मिले तो कोई भी डिज़ीज़ आपके पास आ भी सकती है। और क्योंकि आप खुद एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनर हैं, तो अगर आप आपके कोर्स के बारे में थोड़ा बता सकें ऑडियंस को और कैसे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट या सोशल मीडिया या मोबाइल नंबर जिस भी थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू से हियर कि हम हमेशा अवेलेबल हैं, हम हमेशा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ मैं करूँ, और हम इनफैक्ट मेरी नहीं, पूरे अध्यात्म टीम की ये पूरी कोशिश रहती है कि हम जितने लोगों की सेवा कर पाएँ। हमें लगता है कि अगर हम इस पाथ में आए हैं तो हमारी यही ड्यूटी है, शायद हमारा यही कर्म है, हमारा यही धर्म है, क्योंकि हमें यही दिखता है इस समय में। हमें लगता है कि हमें बस सेवा करनी है। तो मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जहाँ जहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम अपनी मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है गृह योग अभ्यासी करके, वहाँ पे हम लोग उसकी अगर लिंक अगर आप बायो में देखेंगे तो मेरी वेबसाइट जैसे grihयोग.in है, वहाँ पे हमने अपनी सारी क्लासेस लिस्ट की हुई हैं। ये हमारी ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस हैं जिनमें कुछ क्लासेस मैं लेती हूँ, कुछ पूरी टीम लेती है। तो मल्टीपल बैच टाइमिंग है, हमने सबका ध्यान रखते हुए, इंटरनेशनल जो लोग रहते हैं उनका ध्यान रखते हुए भी हमने ये क्लासेस के टाइमिंग रखे और डिज़ाइन किया। बहुत होलिस्टिकली डिज़ाइन की गई हैं क्लासेस, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करते हम, प्राणायाम पे फोकस करते हैं, ध्यान पे, जो माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारे आपको आचार विहार के बारे में बातें बताई जाती हैं और आपको आसन भी कराया जाता है। तो हर क्लास का यही फॉर्मेट है। आप किसी भी टीचर से प्रैक्टिस करेंगे, आप सेम एसेंस महसूस करेंगे। तो ऑनलाइन क्लास हमारा पहला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट है मेरा एक प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी है सोशल बोर्ड के साथ। ये उन लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए जो इट्स अ फीमेल वेलनेस प्रोग्राम। ये उन फीमेल्स के लिए जो किसी सेट टाइम पे अपनी घर की क्या कहते हैं ड्यूटीज़ के कारण या फैमिली के कारण या वर्क के कारण नहीं कर पाती, उनका फिक्स टाइम नहीं है बैच अटेंड करने का। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल है जिसे बहुत केयरफुली बनाया गया है विद AI एप्लीकेशन, ताकि आपके पॉस्चर करेक्शन भी होते रहें। इट्स अ वेरी हाई टेक जिसे कहते हैं प्रोग्राम है, थैंक्स टू सोशल बोर्ड। मैंने तो बस योगा ही कराया है। सो दैट्स दैट। उसके अलावा हम अध्यात्म बहुत सारे फ्री वेबिनार्स करते हैं। तो हर वेंसडे जैसे मैं क्लास लेती हूँ प्राणायाम और चैंटिंग की सुबह 6 बजे, दैट इज़ डोनेशन बेस्ड। आपकी जो इच्छा हो आप डोनेट करो, और वो डोनेशन यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको हम हर सोमवार या संडे को फल बांटने जाते हैं। सो वी यूज़ दैट मनी टुवर्ड्स दैट कॉज। सो दैट्स कम्प्लीटली डोनेशन बेस्ड, ताकि हर कोई एक्सेस कर पाए। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं त्रिशिका जी जो दे आर ऑन लिमिटेड पॉकेट मनी, तो वो नहीं कर सकते। शुभेंदु जी मेरी टीम से ऐसे सैटरडे को सेम ग्रुप में ही सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार की क्लास लेते हैं। वी आर कमिंग अप विथ 3 मोर क्लासेस। एक सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगी ताकि हमारे पेरेंट्स भी सब योगा करें, एक किड्स के लिए रहेगी ताकि हमारे बच्चे, सबके बच्चे योगा करें, एंड इट इज़ ऑल डोनेशन। योगा किड्स के लिए नहीं होता है, ऐसा सुना है। above no, it's a very beautiful, it's like nip in the bud। अगर आप 16, 17 एज जहाँ पे आप एक्चुअली आप देखोगे 16-17 के बाद बच्चा बहुत एक्सटर्नलाइज करने लगता है। अभी तक पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, लेकिन इसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर वो योगा इस समय में करेंगे तो आप सोचो उसकी कॉन्शियसनेस कितनी अच्छी रहेगी, कितनी एक्टिव रहेगी जब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को फेस करेंगे। यही वो समय है जहाँ बच्चे एकदम से पैनिक महसूस करना, एंजाइटी महसूस करना शुरू करते हैं, और यही वो टाइम है। अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस को इंड्यूस कर देंगे तो सोचिए कि हम उस लेवल पे आएंगे ही नहीं जहाँ पे
we face all of that problem. तो we are also coming up with stiffness releasing classes, posture correction classes, इस तरीके की जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे आपने कहा चेयर पे बैठने से पोस्चर ख़राब होता है, उसे ठीक कैसे करें, उसे बेहतर कैसे बनाएं, खड़े कैसे हों, बैठे कैसे, इतनी अवेयरनेस कैसे लाएं, ये सारी उस क्लास में. सो 5 क्लासेस, रेस्टोरेटिव क्लास भी होगी जो कि नायोमी जी मेरी टीम से लेंगी. तो 5 दिन 5 फ्री क्लासेस for everyone. You can always come and access any class that you want to. It is absolutely free of cost. So that's our vision towards expanding the knowledge of yoga as much as we can. तो एक ये चीज़ है. और उसके अलावा हम अध्यात्म के ऑफलाइन वर्कशॉप्स करते हैं. ऑफलाइन वर्कशॉप्स जहाँ पे हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे लोग हमारे साथ आके 5-6 दिन रहते हैं और योगिक जर्नी को बहुत ही इमर्सिव तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं. ये रिट्रीट नहीं है, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है. 5-6 दिन सुबह से शाम तक आपकी क्लासेस चलती हैं और हम आपको बहुत सारी, ये कहते हैं कि आपका योगा का एक बेस सेट कर देगा. अगर आप अपनी जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं तो अगर आप ये अटेंड करोगे तो यू विल हैव अ क्लैरिटी कि हाँ मुझे कैसे शुरू करना है इस पाथ पे. या अगर आप एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर है तो आपकी नॉलेज को टॉप अप करेगा, आपको क्लैरिटी देगा. आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, प्रोग्रेस फील नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक बूस्ट मिलेगा ये प्रोग्राम करने से. तो 1-2 दिन की वर्कशॉप भी करते हैं हम अलग अलग शहरों में, और 5-6 दिन की भी करते हैं जहाँ पे आप हमारे साथ आके रहते हैं और पूरे 5 दिन हम सिर्फ योगा करते हैं. बहुत सारी बातें भी करते हैं. बहुत अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, आपकी टीम कर रहे हैं, और जितनी खूबसूरत आप है उतना ही खूबसूरत आपका ज्ञान है, आपके कर्म है. बहुत बहुत धन्यवाद कृषा जी, आपका समय देने के लिए और हम सबको ज्ञान की ज्योति देने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. So sweet of you. I always feel कि मुझे लगता है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, या मैं अपने आप को कभी भी एक क्रेडिट, आप बहुत स्वीट हैं मुझे दे रही हैं, बट आई डोंट थिंक सो आई कैन टेक दैट क्रेडिट, बिकॉज हम अभी उतने ही अनअवेयर हैं. जितना हमें लगता है हम अवेयर हैं, उतने हम अनअवेयर होते हैं. तो जब आप ये अवेयरनेस और अनअवेयरनेस की का जो खेला है इससे ऊपर उठ जाएंगे, तब आप एक्चुअली अवेयर होंगे. तो मुझे लगता है कि एवरी मॉर्निंग फॉर मी, एवरी सनराइज फॉर मी इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. और जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम हर किसी से सीखते हैं. ये बहुत खूबसूरत पार्ट है योगा जर्नी का, कि जितने लोगों से मैं जुड़ती हूँ, मैंने आपसे इतना कुछ सीखा. आप इतनी मधुर आपकी आवाज़ है, इतना अच्छा आपसे लगा बात करके. तो हर किसी से जुड़ने का जो ये मौका मुझे मिल रहा है और हमारी टीम को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये हमारी जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल है. सो वी ट्रूली फील ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिल रहा है, और प्रभु हमें मौके दे रहे हैं बार बार. So I feel truly blessed over here. So thank you so much for this podcast, for talking to me. And so I will just say one thing at the end to everyone, जो कि मैंने बहुत रियलाइज़ किया है ये बात, और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि योगा को दवा की तरह ट्रीट मत करो. उस समय का वेट मत करो कि आप बीमार पड़ोगे तब योगा करोगे. योग अक्सर लोग, हम इतने सारे प्रैक्टिशनर्स के साथ आज प्रैक्टिस कर चुके हैं, अक्सर लोग जब अपनी हेल्थ की बहुत वर्स्ट सिचुएशन में आते हैं और जब उनके ऊपर एलोपैथी मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं, डॉक्टर्स के पास उनके पास जवाब नहीं होते हैं, तब वो योगा करना शुरू करते हैं. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि योगा को अपना लाइफस्टाइल बनाओ. शायद आप वहाँ पहुँचो ही ना जहाँ पे आपको इतना कमज़ोर या इतना मजबूर महसूस हो कि काश योगा मुझे हेल्प कर दे. आप ऑलरेडी इतनी टेंशन लेके योगा सीखने आते हैं, तो आप सोचिए कि हाउ डिफ़िकल्ट इट गेट्स फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस ऑल्सो. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि योगा को कोई भी दवा की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए. डोंट ट्रीट इट एज मेडिसिन. इट इज़ अ मेडिसिन, इट वर्क्स वेरी वेल एज अ मेडिसिन, बट हम एज एन अवेयर पर्सन क्यों इंतज़ार करें उस समय का कि जब हमें बीमारी होगी तब हम योगा करेंगे. तो मेरा मैसेज सबको ये है कि आज शुरू करो, अभी शुरू करो. इंतज़ार मत करो कि जब मैं बीमार होऊंगा तब मैं योगा करूँगा. दैट्स माई मैसेज टू एवरीवन. एंड जो भी योगा इंस्ट्रक्टर या टीचर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगी कि टॉक अबाउट हाउ होलिस्टिक योगा कैन हेल्प पीपल. क्योंकि 4 या 5 आसन आपको नहीं मदद कर सकते. अगर योगा सिर्फ 4 या 5 आसन के बारे में होता तो शायद
बहुत कुछ बदल गया होता। जितना हम लोगों को ये रियलाइज़ कराएंगे कि योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट हेल्दी बॉडी बट इट्स अबाउट healthy being on earth. So with this, thank you so much, हितेशिका जी। हरिओम तत्सत। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। शिवा की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे और सब इस तरीके से अपना अपना धर्म पूरा करते रहें। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत। तो यह था आज का हमारा एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के माध्यम से आपने आखिर कुछ आइडिया तो लगा लिया होगा कि आखिर क्या है योग, क्या उसकी अद्भुतता है और क्या उसकी गहराई है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैंने साथ में लीशा जी की भी वर्क प्रोफाइल नीचे अटैच कर दी है, तो आप प्लीज उन्हें भी जाकर जरूर चेक करें। और ऐसे ही कई एपिसोड्स के लिए सुनते रहे हितेश आकाश चैनल। और साथ ही में अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।